मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 5 का लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर 5 का नाम है ईएमआई एंड एसी। तो चलिए पहले शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श परिनालिका का स्वप्रेरकत्व ज्ञात करें। यानी एक आइडियल सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। चलिए इसको लिखना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रांसफार्मर क्या है, परिनमन अनुपात से क्या तात्पर्य है, इसकी दक्षता क्या है। किसी भी ट्रांसफार्मर का दक्षता यानी इफिशियंसी कहते हैं आउटपुट पावर और इनपुट पावर के रेशियो को। तो जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है, चूंकि उसमें कोई भी पावर लॉस नहीं होता है, इसीलिए आउटपुट और इनपुट पावर बराबर होगा। इसीलिए इफिशियंसी का वैल्यू 1 आएगा और परसेंटेज में इसको 100 से गुना करके 100% आएगा। लेकिन जितना भी प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है, एक्चुअल में जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें कुछ ना कुछ लॉस होता है, और यह लॉस कई कारणों से होता है। तो एनर्जी लॉस होने की वजह से आउटपुट पावर हमेशा कम होता है इनपुट पावर से। इसलिए इस रेशियो का मान हमेशा 1 से कम आएगा और परसेंटेज में 100% से कम होगा। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे आइडियल ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी, तो फ्रैक्शन में बोलिएगा 1, परसेंटेज में बोलिएगा 100, और रियल ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी 1 से कम होती है और परसेंटेज में 100 से कम होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एलसीआर परिपथ में जब XC ग्रेटर देन XL हो या जब परिपथ संधारित्रीय हो, तब किसी नियत समय पर प्रवाहित प्रेरित धारा का समीकरण लिखें। तो आप जानते हैं कि LCR सीरीज सर्किट में AC करंट फ्लो होता है। तो अगर XC का वैल्यू बड़ा होगा XL से, अगर ये XC बड़ा होगा XL से, तो जो नेट रिएक्टेंस आएगा वो ऊपर जाएगा। ये X को बोलते हैं नेट रिएक्टेंस, और यह वेक्टर ऊपर आएगा तो फाई का वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट के इक्वेशन में प्लस फाई लिखेंगे। अगर XL बड़ा होगा XC से, तब यह रिएक्टेंस वेक्टर नीचे जाएगा, तो यहाँ पर फाई निगेटिव होगा, तब यहाँ पर माइनस फाई लिखेंगे। ठीक है। तो जब XC बड़ा हो XL से तो सर्किट को हम कैपेसिटिव कहेंगे, लेकिन जब XL बड़ा हो XC से तो सर्किट को इंडक्टिव कहेंगे। तो कैपेसिटिव सर्किट में यह वेक्टर ऊपर होने के कारण यहाँ प्लस फाई,
इंडक्टिव सर्किट में यह वेक्टर नीचे होने के कारण -5, बाकी वैल्यू सेम रहेगा। प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान तथा वर्ग माध्य मूल मान को परिभाषित करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू डिफाइन करिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लेंज नियम लिखें। क्वेश्चन नंबर 6 है, भंवर धारा से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्रांसफार्मर का क्रोड यानी कोर परतदार क्यों होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय को नामांकित करें, या ट्रांसफार्मर की दक्षता किन कारणों से घटती है। तो ट्रांसफार्मर में चूंकि एनर्जी लॉस होता है इसलिए उसका इफिशियंसी घटता है। अगर एनर्जी लॉस नहीं हो तो इफिशियंसी 100% होगा। तो जो भी लॉस होते हैं ट्रांसफार्मर में उसका नाम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोक कुंडली अथवा मोटर प्रवर्तक, मोटर प्रवर्तक का मतलब हुआ मोटर स्टार्टर, के उपयोग समझाइए। या सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, चोक कुंडली क्या है, व्हाट इज चोक कॉइल। क्वेश्चन नंबर 10 है, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, समझावें। क्वेश्चन 11 है, शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर से आप क्या समझते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 है, वाटहीन धारा क्या है या वाटहीन परिपथ क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है, चुंबकीय फ्लक्स क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार लूप का स्वप्रेरकत्व ज्ञात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कॉइल में संचित चुंबकीय ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें।
क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रत्यावर्ती धारा क्या है? तात्क्षणिक प्रत्यावर्ती धारा के लिए समीकरण लिखें। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान तथा आरएमएस मान के लिए व्यंजक प्राप्त करें। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी एसी परिपथ में क्षयित शक्ति के लिए व्यंजक प्राप्त करें। क्वेश्चन 21 है, एलसी दोलन क्या है?
इस क्वेश्चन का आंसर यहीं पर ख़त्म हो गया। नीचे में कुछ डायग्राम मैंने बनाया है, उस डायग्राम को आप चाहें तो बना भी सकते हैं और नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक हुआ। ये 5 डायग्राम को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 काफी इंपॉर्टेंट है। स्टेप अप तथा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनादी एलसीआर परिपथ क्या है? अनुनादी आवृत्ति क्या है? यानी रेजोनेंट एलसीआर सर्किट क्या है एंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है? तो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया। टोटल 25 शॉर्ट क्वेश्चन था। अब चलिए लॉन्ग क्वेश्चन में। तो लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ 2 है, इस चैप्टर से ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आते भी नहीं है। तो चलिए हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, एसी जनित्र यानी एसी जनरेटर को हम डायनेमो कहते हैं कि बनावट, सिद्धांत तथा क्रियाविधि का वर्णन करें। तो एसी डायनेमो के बारे में पहले हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, फिर इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, एसी जनरेटर को हम डायनेमो कहते हैं
डायनेमो वह मशीन होता है जो कि एसी वोल्टेज को जनरेट करता है, और एसी वोल्टेज अगर आ गया तो फिर एसी करंट भी होगा। यहां पर देखिए, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, यानी ये दो मैग्नेट का पोल है जिसके बीच में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इस दोनों पोल के बीच में एक कॉइल है, इस कॉइल को हम आर्मेचर कहते हैं। इस कॉइल में बहुत सारे टर्न्स होते हैं। इस कॉइल को एक मोटर के मदद से घुमाया जाता है, अपने ही जगह पर इसको घुमाया जाता है। कितने एंगुलर स्पीड से? ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से। मोटर रोटेट्स द कॉइल विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। यह जो कॉइल है, इस कॉइल को दोनों मैग्नेट के बीच में रखा गया है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में इस कॉइल को रखा गया, और इस कॉइल को किसी मोटर के मदद से घुमाया जाता है। तो जैसे ये कॉइल घूमेगा तो इससे गुजरने वाले फ्लक्स का मान बदलेगा। अब फ्लक्स का मान बदलेगा तो उसमें एक वोल्टेज इंड्यूस होगा और करंट इंड्यूस होगा। वह वोल्टेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा। अगर एंगुलर स्पीड ओमेगा रेडियन पर सेकेंड है तो इसका मतलब 1 सेकेंड में यह कॉइल ओमेगा रेडियन घूमेगा, 2 सेकेंड में यह 2 ओमेगा रेडियन घूमेगा, 3 सेकेंड में 3 ओमेगा रेडियन घूमेगा। मान लेते हैं कि t बराबर 0 टाइम पे कॉइल का जो प्लेन है वो बिल्कुल वर्टिकल है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। तो फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। ठीक है, यह माना मैंने t बराबर 0 टाइम पे। अब चूंकि कॉइल लगातार घूम रहा है, मोटर के द्वारा इसको घुमाया जा रहा है, तब मान लेते हैं t समय में कॉइल कितना एंगल से घूम गया? थीटा एंगल से। तो चूंकि कॉइल का स्पीड ओमेगा रेडियन पर सेकेंड है, 1 सेकेंड में यह ओमेगा रेडियन कोण घूमता है, 2 सेकेंड में 2 ओमेगा, तो t सेकेंड में यह ओमेगा टी रेडियन कोण घूम जाएगा। यानी t टाइम पर यह कॉइल इतना एंगल घूम चुका होगा। तो जब कॉइल घूम जाएगा तो इसका एरिया वेक्टर नीचे चला आएगा। पहले ये सीधा था, अब ये नीचे आ जाएगा क्योंकि कॉइल लगातार घूम रहा है, जबकि फील्ड वेक्टर तो हमेशा हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। तो एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल थीटा हो जाएगा। कब? t टाइम पे। और इसी t टाइम पे फ्लक्स जो होगा, यानी इस कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स का मान, यानी कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रहा है उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो t टाइम पर फ्लक्स का मान होगा b डॉट ए। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA cos थीटा। थीटा का वैल्यू t टाइम पे कितना है? ओमेगा t है। तो यह जो फ्लक्स है ये वेरिएबल है क्योंकि इसमें टाइम फैक्टर आ गया। जैसे जैसे टाइम बदलते जाएगा फ्लक्स का मान बदलेगा। फ्लक्स बदलेगा तो उसमें वोल्टेज इंड्यूस होगा। आपने फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा होगा। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहता है कि अगर किसी कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स का मान बदले तो उस कॉइल में एक वोल्टेज आएगा और करंट इंड्यूस होगा। इसी ईएमएफ को इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है -d∅dt। लेकिन चूंकि कॉइल में मान लो n टर्न है तो -n∅dt, क्योंकि हर एक टर्न में वोल्टेज इंड्यूस होगा। अब फाई को यहां से, फाई का वैल्यू BA cos ओमेगा t इसमें डालिए और इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए। लेकिन चूंकि फील्ड और एरिया ये कांस्टेंट है, क्योंकि कॉइल जब घूमेगा तो एंगल चेंज होगा, ना तो फील्ड चेंज होगा ना एरिया। ये दोनों कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं तो NBA बाहर चलाया। cos ओमेगा t का डिफ्रेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो इसका डिफ्रेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में होगा -ओमेगा sin ओमेगा t। अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो NBA ओमेगा sin ओमेगा t। अब यहाँ पर देखिए sin ओमेगा t वेरिएबल है क्योंकि इसमें टाइम है, बाकी NBA ओमेगा ये कांस्टेंट है। कॉइल जब रोटेट करेगा तो ना तो नंबर ऑफ टर्न बदलेगा, ना फील्ड बदलेगा, ना एरिया बदलेगा, ना ही उसका स्पीड बदलेगा, क्योंकि कॉइल को कांस्टेंट स्पीड से घुमाया जा रहा है। तो इस कांस्टेंट टर्म को हम E0 कहते हैं। तो E बराबर E0, यहाँ से यहाँ तक E0 हो गया sin ओमेगा t। तो यह जो वोल्टेज है यह अल्टरनेटिंग नेचर का होगा क्योंकि इसमें साइन फैक्टर है, E इक्वल टू E0 sin ओमेगा t। तो इसका मतलब इस कॉइल के घूमने से, जब भी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा तो थीटा चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, वोल्टेज इंड्यूस होगा या वोल्टेज अल्टरनेटिंग होगा। तो करंट कितना आएगा? करंट होता है वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस। तो कॉइल का रेसिस्टेंस अगर R हो और वोल्टेज इंड्यूस हुआ है E, तो E बाय R यही करंट होगा। E का वैल्यू E0 sin ओमेगा t है बाय R। E0 बाय R को हम I0 कहेंगे तो I0 sin ओमेगा t।
तो यह हो गया करंट का वैल्यू I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यह करंट अल्टरनेटिंग होगा, वोल्टेज अल्टरनेटिंग होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। यह आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यह कॉइल है जो लगातार मोटर के हेल्प से घूमता है। इस कॉइल का दो टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल और ये टर्मिनल। पहला वाला टर्मिनल यहां पर देखिए B1 का मतलब हो गया पहला ब्रश जो कि कार्बन का बना होता है। यहां पर देखिए कार्बन ब्रश लिखा हुआ है, और ये B2 दूसरा कार्बन ब्रश है। तो पहला टर्मिनल B1 से कनेक्ट होता है, दूसरा टर्मिनल B2 से कनेक्ट होता है। और ये जो सिलिंड्रिकल देख रहे हैं ये सर्पिवल है, यानी स्लिप रिंग। ये मेटल का बना स्लिप रिंग होता है, एक यहां पर एक यहां पर। S1 और S2 ये दोनों स्लिप रिंग है जो किसी धातु के बने होते हैं, और दो कार्बन ब्रश लगे होते हैं। इसी सर्किट में करंट फ्लो होता है। तो इस सर्किट में जब करंट फ्लो होगा तो वह कैसा करंट फ्लो होगा? AC करंट। चूंकि कॉइल जब रोटेट करेगा तो फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स तीन तरीके से चेंज होता है, या तो फील्ड चेंज हो, या एरिया, या एंगल। तो यहाँ पर कॉइल के रोटेट करने से फील्ड और एरिया चेंज नहीं होता, बल्कि एंगल चेंज होता है, और एंगल चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा, वोल्टेज इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। अब इसका हम बनावट देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के मूल अवयवों यानी बेसिक कंपोनेंट को चित्र में दर्शाया गया है। इसके मुख्य भाग हैं, पहला है फील्ड मैग्नेट। दो मैग्नेट होता है, शक्तिशाली मैग्नेट होता है, पावरफुल मैग्नेट जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सेकेंड है आर्मेचर, यानी एक कॉइल होता है जिसको मोटर के सहारे घुमाते हैं। थर्ड नंबर में है स्लिप रिंग, मेटल का बना दो स्लिप रिंग होता है। और 4 नंबर में है कार्बन ब्रश, दो कार्बन ब्रश होते हैं जो स्लिप रिंग से कनेक्टेड होते हैं और जो एक्सटर्नल सर्किट से जुड़े रहते हैं। अब इसका प्रिंसिपल देखिए क्या है। जब कॉइल को यानी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फ्लक्स बदलने से क्या होगा? विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। इस विद्युत वाहक बल के कारण परिपथ में धारा प्रवाहित होता है। तो चूंकि यह विद्युत वाहक बल अल्टरनेटिंग होता है, यह वोल्टेज AC नेचर का होता है, इसलिए करंट भी अल्टरनेटिंग होगा। अब इसका वर्किंग देखिए, कार्यविधि। मान लेते हैं t बराबर 0 समय पर फील्ड और एरिया के बीच का एंगल 0 डिग्री है। अब मान लेते हैं t समय में कॉइल थीटा कोण से घूम गया, जहां थीटा का मान ओमेगा टी है। तो t समय पर कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स का मान होगा BA cos ओमेगा टी। अब यह फ्लक्स चूंकि वेरिएबल है तो वोल्टेज इंड्यूस होगा, जिसका फॉर्मूला होगा -NdΦ/dt। क्वेश्चन 2 है, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान, औसत मान तथा वर्ग माध्य मूल मान को परिभाषित कर इनके बीच संबंध स्थापित करें। तो अल्टरनेटिंग करंट का पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू को डिफाइन करना है और उसके बीच रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। तो इसके लिए कॉन्टैक्ट क्वेश्चन नंबर 23, 4 एंड 19।
इस 3 शॉर्ट क्वेश्चन को आप देख लीजिए, इस तीनों को मिलाकर इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो गया, सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चन है। इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन उतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करें और एक बार लॉन्ग क्वेश्चन भी देख लें। थैंक यू।